अद्विक उनके दिए नंबर पर फोन लगाता है। अद्विक, हेलो पंकज। पंकज, प्रणाम छोटे बाबा। अद्विक बिना लाग लपेट के पूछता है, पंकज क्या तुमने किसी भाई को अपने यहाँ पर काम के लिए भेजा है? पंकज, कहाँ बोल रहे हैं छोटे बाबा, हमने तो कोई भाई ही नहीं, सिर्फ 4 बहन हैं, तो फिर हम कैसे किसी को भेज सकते हैं वहाँ काम करने को? ठीक है पंकज। जी छोटे बाबा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अगर कोई जरूरत हो तो कह सकते हो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। उसकी कोनो जरूरत नहीं छोटे बाबा, अब हमारी माँ की तबीयत ठीक है। अद्विक फोन कट करके अवंतिका से कहता है, मानना पड़ेगा जान, तुम्हारा दिमाग एकदम डिटेक्टिव की तरह है। इतनी आसानी से तुम सोफिया और मयंक की चाल समझ गई और तो सोफिया की खबरी को भी पहचान लिया। वैसे तुम्हारे पास ये जासूसों वाले आइडिया आते कहाँ से हैं? वो मैं बचपन से सीआईडी बहुत देखती थी ना। अद्विक अवंतिका का हाथ पकड़ के उसे खुद की तरफ खींच लेता है। अद्विक, आज सुबह से मैंने बहुत मेहनत कर लिया जान, अब मुझे एनर्जी डोज की बहुत जरूरत है। ओके, तो मैं अभी आपके लिए ब्लैक कॉफी ले आती हूँ, आपको पी के एनर्जी मिल जाएगी। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अवंतिका से अलग होकर अद्विक कहता है, मिल गई मुझे एनर्जी। अवंतिका कुछ बोलती उससे पहले उसका फोन रिंग करता है, जिस पर प्रवीण नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अद्विक अवंतिका को फोन उठाने का इशारा करता है। बोलो प्रवीण, क्या अपडेट है? मैम, आज मयंक के बैंक अकाउंट से 5 लाख किसी मोहन नाम के आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। शायद यही है वो आदमी जिसे आप पर और अद्विक सर पर नजर रखने के लिए कहा गया है। और कोई अपडेट? क्या आज भी मयंक सोफिया से मिलने गया है? नहीं मैम, मैं सोफिया के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, अभी तक मयंक यहाँ नहीं आया। ठीक है, तुम नजर रखो। अच्छा, मैंने तुम्हें मयंक की हिस्ट्री निकालने के लिए कहा था, वो काम हो गया? यस मैम, मैंने मयंक के बारे में सब कुछ एक फाइल में ट्रांसफर करके आपको फाइल मेल कर दिया है। ओके गुड। टेरेस सीन। अद्विक और अवंतिका एक दूसरे को बाहों में लिए थे, लेकिन कोई था जो उनकी प्यारी सी मोमेंट को अपने फोन में कैद कर रहा था। उस आदमी ने अपने फोन में खींची अद्विक और अवंतिका की तस्वीर किसी को सेंड कर दी और खुद वहां से चला गया। अद्विक के सीने से लगी अवंतिका कहती है, अद्विक नीचे चले। अद्विक अवंतिका की माथे को चूमकर कहता है, चलो। अद्विक और अवंतिका जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सारे यंगस्टर हॉल में बैठे हुए हैं और रोहान शिवांश को गाने के लिए बोल रहा था और शिवांश उसे मना कर रहा था। अवंतिका, गा देना भाई, इतना क्या भाग खा रहा है? शिवांश, ठीक है। अद्विक और अवंतिका भी वहीं सबके पास बैठ जाते हैं। रोहान शिवांश को गिटार लाकर देता है, जिसे सेट करके शिवांश गाना शुरू करता है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलहदा है, सबसे जुदा है, नामुमकिन तुझसा कोई चेहरा मिल पाना, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, कहूं तुझे वापस न जाना, बाहों में तेरी सारी सब जागू, आंखों में देखूं सुबह कहाना, मिलोगे कभी जो तुम बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेले रहा जाए ना, बहुत ही जरूरी हो खत्म सारी दूरी हो, कोई फासला अब सहा जाए ना। गाते वक्त शिवांश की आंखें नम थी, उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे सिर्फ रोहान और अवंतिका ने ही महसूस किया। अद्विका की आंखें भी लगातार शिवांश पर ही टिकी हुई थी। वो प्यार भरी नजरों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश बहुत तेजी से गिटार पर अपनी उंगलियां चला रहा था, जिससे उसकी उंगलियों पर जख्म बन गए थे। शिवांश गिटार वहीं रखकर अपने रूम पर चला जाता है। उसके इस तरह से जाने से सब परेशान हो गए। रोहान अवंतिका से, इस वक्त उसे तू ही संभाल सकती है, जो देख ले उसे। अवंतिका एक नजर अद्विक को देखती है तो अद्विक भी अपनी पलकें झपका के उसे जाने का इशारा करता है। शिवांश रूम सीन। शिवांश खिड़की के पास खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अवंतिका उसके कंधे पर हाथ रखती है। शिवांश घूमकर अवंतिका के गले लग जाता है और रो पड़ता है। अवंतिका उसे रोने देना चाहती थी। कभी कभी हम अपना दर्द आंसू के जरिए बहा देते हैं। हॉल सीन। इधर शिवांश के इस तरह जाने से और रोहान का अवंतिका को शिवांश के पीछे जाने के लिए बोलने की वजह से सब सवालिया नजरों से रोहान को देख रहे थे। पूनम, ये अचानक शिवांश को क्या हो गया? पवन, हाँ, और तुमने इस तरह अवंतिका को उसके पीछे जाने को क्यों बोला? रोहान, मैं, अवंतिका, शिवांश, श्रेया और अदिति, हम पांचों का ग्रुप कैंपस में फेमस था। शिवांश अदिति से बहुत प्यार करता था और अदिति भी शिवांश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताने से बहुत डरते थे। मुझे और रिया को एक करने में अवंतिका का ही हाथ है। अगर वो ना होती तो मैं कभी भी रिया को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अवंतिका के समझाने पर शिवांश भी अदिति से अपना लव कन्फेशन करने के लिए मान गया और हम सबने मिलकर इन दोनों की डेट की तैयारी भी की थी। जिस दिन शिवांश अदिति को अपने दिल की बात बताने वाला था, उस दिन अदिति बहुत खुश थी, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन शिवांश अदिति को प्रपोज करने वाला था, उस दिन अदिति की कार का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अदर साइड, सोफियाज हाउस। सोफिया गुस्से में अपना सारा सामान इधर से उधर फेंक रही थी। वो जोर से चिल्लाती है, अद्विक! सोफिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम कैसे अवंतिका के क्लोज जा सकते हो? अद्विक, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। यू आर ओनली माइन अद्विक। मैं तुम्हें अवंतिका का कभी नहीं होने दूंगी। मैं छीन लूंगी तुमको उससे। मेरे करीब आने पर तुम मुझे झटक देते थे और अब खुद अवंतिका के करीब जा रहे हो। दरअसल मोहन ने सोफिया को अद्विक और अवंतिका के प्यार भरे मोमेंट्स को अपने फोन में कैद करके भेज दिया था, जिसमें अद्विक और अवंतिका एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिस देखकर सोफिया इस कदर गुस्से में। मैंने कितनी कोशिश की इस अवंतिका को अपने जाल में फंसाने की, फिर भी इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल से मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी अद्विक। सोफिया फोन करके मयंक को अपने घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद मयंक सोफिया के घर पहुंच जाता है। मयंक, इतनी अर्जेंट में बुलाने का कारण तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया क्या? इट मींस अवंतिका को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो अद्विक भी नहीं। सोफिया बिना कुछ कहे मयंक के सामने मोहन की भेजी हुई वीडियो चला देती है, जिसे देखकर मयंक गुस्से से पागल हो जाता है और सोफिया पर चिल्लाते हुए कहता है, बड़ा बोल रही थी तुम कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा और अवंतिका मेरी हो जाएगी, फिर क्या हुआ? तुम्हारा प्लान फेल कैसे हो गया? मुझे तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इतना याद रखो, मैं अवंतिका को अद्विक से छीन लूंगा, लेकिन अद्विक शायद अब तुम्हें कभी न मिल पाए। सोफिया, सपने मत देखो मयंक, अगर अद्विक मेरा नहीं हुआ तो मैं अवंतिका को भी कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, और वैसे भी अद्विक को तो मैं पाकर ही रहूंगी। ये प्लान वर्क नहीं किया तो क्या हुआ? दूसरा प्लान बनाऊंगी। तुम अपनी सोचो, तुम कैसे अवंतिका को अपना बना सकते हो? आफ्टर ऑल तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ है। मयंक, तो क्या हुआ? एक बार अवंतिका मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं सिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। सोफिया, सिया के रहते हुए अवंतिका कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, लिख कर ले लो ये बात। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अवंतिका को भूलकर सिया के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मयंक, अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे अद्विक खुद अवंतिका को छोड़ दे और अवंतिका के पास भी मेरा होने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो तो क्या कहना चाहते हो तुम? मयंक सोफिया को कुछ बताता है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। सोफिया, चलो ये करके भी देख लेते हैं। देशमुख हाउस। मयंक रूम सीन। मयंक अपने कमरे में मौजूद अवंतिका की तस्वीरें हटा रहा था, तभी सिया उसके पास आती है। जब से मयंक ने अपने कमरे में अवंतिका की तस्वीरें लगाई थी, तब से सिया को उस कमरे में जाने से मयंक ने मना कर रखा था। सिया, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या आपको? मयंक, क्या बिना काम के मैं अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकता? कर सकते हैं। मयंक सिया का हाथ पकड़ के उसे आराम से अपने पास बिठाता है और खुद नीचे घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है, बीते कुछ दिनों में की गई अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मैं बहक गया था सिया, तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहा था, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। हाँ सिया, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ, अपने बच्चे पर अपना सारा प्यार न्यौछावर करना चाहता हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना, हमारी स्वीट सी फैमिली होगी जिसमें मैं, तुम और हमारा बच्चा होगा।
सिया हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ मयंक को देख रही थी। मयंक आगे बढ़कर सिया को अपने गले लगा लेता है। आफ्टर फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन शांति से गुजर जाते हैं। सूर्यवंशी परिवार भी ऋषिकेश से घूमकर आ जाता है। इन कुछ दिनों में सोफिया और मयंक भी चाल नहीं चलते, जिसकी वजह से अद्विक और अवंतिका भी सुकून में थे। उन्हें लगा शायद अब सोफिया और मयंक ने हार मान ली। देशमुख हाउस। मयंक सिया के साथ खुश था। वो सिया का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। अपने बेटे और बहू को खुश देखकर जगदीप जी और रवीना जी, जो कि मयंक के माता पिता है, वो भी बहुत खुश थे। वन डे देशमुख हाउस। सिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर गोल गोल घूमती हुई गिर पड़ी। आवाज सुनकर रवीना जी अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि सिया पेट के बल जमीन पर गिरी हुई थी और उसे सर पर भी चोटें आई थी। रवीना जी मयंक को बुलाती है। जब मयंक सिया को उस हालत में देखता है तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। लेकिन वो अपनी मां के सामने सिया के प्रति झूठी हमदर्दी दिखाता है। मयंक रोते हुए, आंखें खोलो सिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आंखें खोलो। आनंद फानंद में रवीना जी और मयंक सिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि सिया ने अपना बच्चा खो दिया और वो भविष्य में कभी मां नहीं बन पाएगी। देशमुख परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही पल में उनकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। सब सिया को लेकर वापस घर आ जाते हैं। रवीना जी सिया को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है। मयंक सीक्रेट रूम। इस कमरे में मयंक ने अवंतिका की सारी तस्वीरें फिर से लगा दी थी। मयंक अवंतिका की तस्वीरों से कहता है, हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है बेबी डॉल, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। उस सिया के साथ झूठे प्यार का दिखावा करना पड़ा और आज का ये ड्रामा। एक सीक्रेट बताऊं, मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था। प्लान तो मेरा सिया को मारने का था, लेकिन अफसोस वो बच गई। कोई बात नहीं, तुम्हारे आने के बाद ना सिया को अपनी लाइफ से निकाल दूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दूध में गिरी मक्खी को निकालता है। आई लव यू अवंतिका, आई लव यू अलॉट। जिद्दी इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। किसी चीज को पाने की ख्वाहिश में वो किसी की जान लेने से भी नहीं घबराता। आज मयंक ने अपनी जिद के चलते अपने ही बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। मयंक का कहना है कि वो अवंतिका से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है, लेकिन प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता। मयंक अवंतिका से प्यार नहीं करता, बल्कि अवंतिका के रिजेक्शन से मयंक का ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर अवंतिका को अपना बनाना चाहता है। बेशक अगर मयंक को अवंतिका से सुंदर लड़की दिख गई तो वो अवंतिका को भी सिया की तरह छोड़ देगा। मयंक की सारी बातें दरवाजे पर आंखों में आंसू लिए सिया सुन चुकी थी। वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और किसी को फोन लगाती है। उसकी आंखों में एक दर्द था, बेबसी थी, अपने बच्चे को ना बचा पाने का मलाल था उसे। थोड़ी देर अवंतिका की तस्वीर से बात करके मयंक उस कमरे से बाहर चला जाता है। मयंक की बातें बाद में पता चलेंगी। सूर्यवंशी निवास। ऋषिकेश के ट्रिप की वजह से अद्विक और अवंतिका ने प्रवीण के द्वारा सोफिया और मयंक की बातों का जो वीडियो बनाया था ना, वो नहीं देख पाते, और जब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। सोफिया और मयंक के बीच हुई बातचीत बाद में पता चलेगी। अवंतिका रोते हुए अद्विक के गले लग जाती है। अद्विक की आंखें भी नम थी। अवंतिका, मेरी वजह से सिया ने अपने अनजाने बच्चे को खो दिया। वो लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? अद्विक, इन सब में उस बच्चे और सिया की क्या गलती थी? क्यों उन्हें बिना गलती की सजा मिली? अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही अवंतिका का फोन बजता है। वो फोन सिया का था। अवंतिका फोन उठाती है। दूसरी तरफ से सिया रोते हुए अवंतिका को सारी बातें बताती है जो उसने मयंक को बात करते वक्त सुनी थी। सिया की बातें सुनकर अद्विक और अवंतिका की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अवंतिका, सीरियसली तुम चाहती हो कि मैं मयंक की बातें मान लूं? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मयंक की बेरुखी देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उसने तुम्हारे बच्चे को मार दिया, उसका धोखा देखकर तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? क्या तुम अपने बच्चे का बदला नहीं लेना चाहती? क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहती? सिया, मयंक की ताकत के आगे मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं चाहकर भी इसका सामना नहीं कर सकती। अवंतिका, सिया कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक माँ नहीं, माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है। तुम मयंक का सामना कर सकती हो, तुम उससे लड़ सकती हो। तुम पहल तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अवंतिका की बातें सुनकर सिया ने कुछ हद तक खुद को संभाल लिया था। अद्विक स्ट्रॉन्ग सीन। अवंतिका ने एक हद तक अपनी बातों से सिया को हिम्मत दी थी। कुछ देर उससे बात करके अवंतिका फोन कट कर देती है। गुस्से से इस वक्त अवंतिका की आंखें लाल हो चुकी थी। अद्विक, क्या करने का सोचा तुमने? वही करूंगी जो मयंक चाहता है, मतलब बर्बादी। मयंक मेरे हाथों से अपनी बर्बादी चाहता है तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। क्या करने वाली हो तुम? मैं वही करूंगी जैसा मयंक ने प्लान किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती भी हो क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा, बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि इसको करने में कितना खतरा है, मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दे सकता। रिस्क तो लेना पड़ेगा, और हाथ पर हाथ धरे बैठे भी नहीं रह सकती ना। और मैं मयंक के पीछे पिछले 5 सालों से पड़ी हूँ। बहुत कोशिश की मयंक को सजा दिलाने की, लेकिन इसने कानून को भी खरीद लिया। हर बार मयंक को कानून के हवाले करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इस बार मयंक को सजा मैं दूंगी, और इतनी बड़ी सजा दूंगी कि फिर कोई ऐसी गलती दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं। अद्विक, तुम क्या कह रही हो बाबू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बगीरा का नाम सुना है? हाँ सुना है। ये वही है ना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और ड्रग्स की स्मगलिंग भी? बगीरा कोई और नहीं, मयंक है। तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ अद्विक, मयंक ही बगीरा है। उसका गुनाह सिर्फ अपने बच्चे को मारना, सिया के साथ धोखा करना या हमारे रिश्ते को तोड़ना नहीं है, बल्कि लड़कियों का सौदा करना, यंगस्टर्स की जिंदगी बर्बाद करना भी है। आपको पता है, मयंक चाहता था कि पलाश और देशमुख एंटरप्राइजेस का टाई अप हो जाए, ताकि वो हमारी कंपनी की आड़ में अपना काला धंधा भी कर सके। 3 साल पहले टाइप का प्रपोजल लेकर जब वो बैंगलोर पलाश के मेन ब्रांच आया था, तब मैंने उसकी पूरी डिटेल लिखवाई थी, और उसके काले धंधे के बारे में पता चलते ही मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद रोज का यही सिलसिला हो गया था। मयंक रोज मेरे ऑफिस आता और मुझे बुके देता, एंड आफ्टर 6th मंथ इस वजह से उसका मेल ईगो हर्ट हो गया, और फिर हमारी बिजनेस राइवलरी चालू हो गई। मैंने अपने कुछ आदमी भी मयंक के पीछे लगवाए हुए थे, ताकि मैं उसके गलत कामों का पर्दाफाश कर सकूं, लेकिन हर बार मयंक सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय कर देता था, और अगर कोई सबूत मेरे हाथ लग भी जाए और मैं उसे अरेस्ट करवा भी लूं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता था। मयंक ने कानून को भी खरीद रखा था। अब आप ही बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि मयंक को उसके गुनाहों की सजा मिले? मैं चाहता हूं कि उसे उसके लिए सजा मिले, लेकिन क्या? आई डोंट वांट कि तुम ये रिस्क लो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तुम ही बताओ, मैं कैसे तुम्हें भेज दूं? कैसे लेने तो तुम इतना बड़ा रिस्क? जानता हूं मयंक को उसके गुनाहों की सजा दिलवाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें ये खतरा उठाने दूं। आई अग्री विथ यू, लेकिन हमें ये कदम उठाना ही होगा। लेकिन जान, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर तो मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो फिर ये तय रहा, हम लोग इस प्लान पर वर्क करेंगे। तुमसे मैं आज तक नहीं जीत पाया हूँ, तो अब क्या जीत लूंगा? आई एम विथ यू। अवंतिका अद्विक के गले लग जाती है और उसके गाल पर किस करके कहती है, आई लव यू सो मच। अद्विक अवंतिका की कमर पर अपनी पकड़ कस के कहता है, सोच लो जान, शांत शेर को भड़का रही हो, अगर मेरे सोए हुए अरमान जाग गए तो। ओह अद्विक, आप बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। अद्विक की बात बीच में काट कर अवंतिका कहती है, अब बेशरम कह दिया है तो थोड़ी बेशर्मी भी हो जाए। इतना कहने के साथ ही अद्विक अपने होठ अवंतिका के होठों पर रख देता है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अवंतिका सिया को फोन करती है और उसे मयंक के बारे में सब कुछ बताती है। आप लोग पूछे से पहले ही मैं बता देती हूँ कि एक बिजनेस मीटिंग में सिया मयंक के साथ गई हुई थी, और उसी मीटिंग में अवंतिका भी आई हुई थी। तभी अवंतिका और सिया की मुलाकात हुई, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिया,
मैं आपके साथ हूँ। आप बोलिए मुझे मयंक को सजा दिलवाने के लिए क्या करना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। अवंतिका सिया को कुछ समझाती है और फिर फोन कट कर देती है। देशमुख हाउस, मयंक रूम सीन। सिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी अवंतिका की बातें गूंज रही थी। तभी मयंक कमरे में आता है और सिया के पास बैठते हुए कहता है, मानता हूँ बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, लेकिन कहते हैं ना किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। हमारी किस्मत में जो लिखा था वही हमें मिला है। सिया अपने मन में, मुंह में राम बगल में छुरी, तेरी लंका लगने वाली है, बहुत जल्द तुझे तेरे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी। सिया, मुझे आराम करना है मयंक। ठीक है तुम आराम करो, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ठीक है। मयंक अपना फोन बेड पर रखकर वॉशरूम में चला जाता है। मयंक के जाते ही सिया उसका फोन ले लेती है और फोन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। कुछ सोचकर सिया अवंतिका टाइप करती है और मयंक का फोन अनलॉक हो जाता है। सिया मयंक के फोन से सोफिया के नंबर पर एक मैसेज सेंड करती है, तुम मुझे अब कोई कॉल या मैसेज मत करना, अब हमारी मुलाकात उसी दिन होगी। सिया मैसेज सेंड करके डिलीट कर देती है और वो सोफिया का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। फिर वो मयंक का फोन वैसे ही रख देती है जैसे वो छोड़ कर गया था। सिया अपने फोन से अवंतिका को थम्स अप का मैसेज सेंड कर देती है। सूर्यवंशी निवास, अद्विक रूम सीन। अवंतिका बेड पर बैठी सिया के मैसेज का इंतजार कर रही थी। सिया का मैसेज मिलते ही वो अद्विक से कहती है, सिया ने अपना काम कर दिया है, हमें यहाँ पे निकलना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्टर विजय को भी कॉल कर दिया है और उन्होंने लोकेशन सेंड कर दिया, वो भी वहां पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद अद्विक और अवंतिका अपने गार्ड के साथ निकल जाते हैं। सोफियाज हाउस, मयंक का मैसेज देखकर सोफिया खुद से बोलती है, इस बार तुम्हारी हार पक्की है अवंतिका, अद्विक को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद खुद अद्विक तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। इस बार का खेल बहुत खतरनाक है, जिसमें हार तुम्हारी होगी और जीत मेरी। मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। इंतजार है तो बस उस दिन का जिस दिन तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। अद्विक और अवंतिका अपनी गाड़ी सोफिया के घर की कुछ दूरी पर खड़े करते हैं। उसके साथ ही इंस्पेक्टर विजय और गार्ड की गाड़ी भी आकर वहीं रुकती है। इंस्पेक्टर विजय अवंतिका से कहते हैं, आपको तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, कहाँ बिजनेस फील्ड में आ गई। अवंतिका इंस्पेक्टर को गुस्से से घूरती है, फिर अद्विक की ओर मुखातिब होकर कहती है, आपको अकेले अंदर जाना होगा क्योंकि आपके सामने वो अपने मुंह से अपने किए हुए सारे गुनाह कबूल कर लेगी। ओके जान। अद्विक आगे बढ़कर अवंतिका के माथे को चूम लेता है और फिर सोफिया के घर के अंदर चला जाता है। अवंतिका भी अपने गार्ड्स और इंस्पेक्टर के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वो दरवाजे की ओर से घर के अंदर देख रही थी। इनसाइड सोफियाज हाउस, सोफिया हॉल में मौजूद सोफे पर बैठे हुए अपने फोन में अद्विक की फोटो देख रही थी। अद्विक जाकर सोफिया के आगे खड़ा हो जाता है। इस तरह अद्विक को अपने सामने देखकर सोफिया घबरा जाती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अद्विक को कभी जानती ही नहीं हो। सोफिया, आप कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं। अद्विक कुछ नहीं कहता, वो बस एकटक सोफिया को देख रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोफिया को गुस्से से घूर रहा था। अद्विक को चुप देखकर सोफिया फिर से कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो अगर जॉन आ गया तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा कि मैंने ऐसे ही किसी को अंदर घर के कैसे बुला लिया। अद्विक चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट कट द क्रैप सोफिया, बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हें क्या लगा तुम झूठ पर झूठ बोलती जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अद्विक गुस्से से, पैसों के लालच में किसी से झूठा प्यार का नाटक करके भाई बहन के रिश्ते पर कीचड़ उछालकर दो फर्द इंसान की जान लेकर मयंक के साथ मिलकर अपने ही पागल होने का स्वांग करके मेरे और अवंतिका के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करके मासूम सिया और उसके अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश रच के तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल जिस दिन मोहन ने सोफिया को अद्विक और अवंतिका के पर्सनल मोमेंट्स की वीडियो सेंड की थी, उस दिन मयंक सोफिया पर उसके फालतू के बनाए प्लान पर बहुत गुस्सा कर रहा था, जिस वजह से सोफिया ने भी गुस्से में कह दिया कि वो अद्विक को आज नहीं तो कल पा लेगी, लेकिन अवंतिका मयंक की कभी नहीं हो सकेगी क्योंकि मयंक शादीशुदा है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। उस दिन मयंक ने मन ही मन सिया को मारने की ठान ली और सोफिया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो सिया से झूठे प्यार दिखावे का नाटक करेगा और जब सिया को उस पर भरोसा हो जाएगा तब वो मौका देखते ही सिया की जान ले लेगा और मयंक को ऐसा मौका मिल भी गया। एक दिन मौका देखते ही मयंक ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया, जिससे सिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। फिर कुछ दिन बाद मयंक अपने घर में पार्टी रखेगा जिसमें वो अद्विक और अवंतिका को भी इनवाइट करेगा और वो अवंतिका की ड्रिंक्स स्पाइक करके उसे अपने रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा, जिससे अद्विक अवंतिका को छोड़ देगा और अवंतिका के पास भी मयंक को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्या अभी तुम यही कहोगी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सोफिया चीखती हुई कहती है, तो और क्या करती मैं, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ था। तुमने मुझे अपनी सोफिया को उस 2 टके की लड़की की वजह से जेल भिजवा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा अद्विक, तुम पर तो सिर्फ मेरा हक है ना, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे ना, फिर क्यों तुमने अवंतिका को मेरी जगह दी थी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ सोफिया के। सोफिया रोते हुए अद्विक का चेहरा अपने हाथों में भर के कहती है, अद्विक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम उस अवंतिका को अपनी जिंदगी से निकालकर मुझे अपनी जिंदगी में आने का एक मौका दे दो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम उस अवंतिका को भूल जाओगे, प्लीज अपनी सोफिया को एक मौका दे दो। अद्विक गुस्से से सोफिया का हाथ झटक देता है और उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझ पर, मेरे दिल पर और मेरी जिंदगी पर सिर्फ एक ही इंसान का हक है और वो है मेरी अवनी, मेरी जान। मिसेस सूर्यवंशी बनने का किसी को अधिकार है तो सिर्फ अवंतिका का। माय वाइफ एंड माय लाइफ मिसेस अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी, डिड यू गेट दैट। अद्विक कितना कहते ही सोफिया उसके होठों पर अपने होठ रखती थी और उसे चूमने लगती। अद्विक उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोफिया ने उसे बेहद कस के जकड़ रखा था। जब कुछ चक्कर कहेगी। सोफिया की ऐसी हरकत देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर के अंदर आती है और सोफिया को बालों से पकड़कर अद्विक से दूर करती है और बैक टू बैक उसके चेहरे पर 3 थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि सोफिया समेत अद्विक, गार्ड और इंस्पेक्टर विजय भी सहम जाते हैं। सोफिया आंखों में गुस्सा लिए एक हाथ अपने गाल पर रखे अवंतिका को देख रही थी। वहीं अवंतिका भी पूरी शिद्दत से सोफिया को गुस्से से घूर रही थी। अवंतिका अद्विक का हाथ पकड़ के सोफिया से कहती है, अद्विक इज ओनली माइन सो जस्ट स्टे अवे। सोफिया गुस्से से, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सोफिया डिसूजा पर हाथ उठाने की। अवंतिका सोफिया के गालों पर एक और थप्पड़ लगाकर कहती है, ऐसे आई मुझ में हिम्मत तुझे थप्पड़ लगाने की, और तू खुद को क्या क्वीन एलिजाबेथ समझती है। अवंतिका सोफिया की नकल करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सोफिया डिसूजा पर हाथ उठाने की। सोफिया अद्विक के पास जाकर उससे कहती है, अद्विक तुमने देखा ना कैसे इस लड़की ने मुझ पर तुम्हारी सोफिया पर हाथ उठाया, तुमसे कुछ कहती क्यों नहीं। अद्विक, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, ये लड़की तुम्हारे पति पर बुरी नजर डाल रही है और तुमने बस इसे 4 थप्पड़ लगाकर छोड़ दिया। अद्विक की बात सुनकर सोफिया उसे हैरान नजरों से देख रही थी। अवंतिका सोफिया को उसके बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करती है। सोफिया गुस्से से, यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, लगता है तुम 2 टके की लड़की अपनी औकात भूल गई हो। यू नो व्हाट, तुम्हारी जैसी लड़की मेरे सामने खड़ी होने की औकात भी नहीं रखती। इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने घर की मेड भी ना बनाऊं। इनफ इज इनफ सोफिया, माइंड योर लैंग्वेज अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर दिस। गुस्से में अद्विक गरजा, उसके हाथ भी सोफिया को मारने के लिए उठ चुके थे, लेकिन बीच में ही उसने अपने हाथ को रोक लिया और सोफिया को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी लड़की होने की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उसकी कब्र यही खोद देता। सोफिया, तुम इस लड़की के लिए मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो अद्विक, आफ्टर ऑल इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। आई तो ये ऋषिकेश जैसे छोटे से जगह से ही है ना, तुम इसे भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें इस 2 टके की लड़की की याद नहीं आएगी। अवंतिका सोफिया की तरफ पीठ किए हुए अपनी उंगलियों से अपने माथे को सहला रही थी। वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका गुस्सा इस वक्त उसकी अख्तियार में नहीं था। वो सोफिया की तरफ घूमकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती और गुस्से में कहती है, अम्मा यार ये औकात तो जैसे पता नहीं क्या हो गई है, तब से औकात नाम का तानपुरा बजा रही हूँ। आज तो तुमको बता ही देते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, साथ में अपना भी बता देंगे।
बड़ी बावली हो रही हो हमारी औकात जानने के लिए। तो सुनो, तुम्हारा नाम है सोफिया डिसूजा, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। पंकज नाम के एक लड़के से तुमने जूही बनकर झूठे प्यार का दिखावा किया, फिर उससे शादी की और उसको लूट कर भाग गई। फिर अद्विक सूर्यवंशी के ऑफिस में सोफिया डिसूजा बनकर एंट्री ली और उन्हें भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। 8 महीने पहले अद्विक सूर्यवंशी की वाइफ अवंतिका सूर्यवंशी यानी कि मैंने तुम्हें जेल भिजवा दिया। जेल में तुमने अपने मंगेतर जॉन और अपनी नकली मां जैस्मिन की जान ले ली, फिर अपने ही पागल होने का नाटक करके जेल से भाग गई। ये तो रही तुम्हारी औकात। अब तुम मेरी औकात के बारे में जानना चाहती हो ना? आखिर मेरी औकात के बारे में मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होगा। बड़ी कम शब्दों में अवंतिका ने सोफिया को उसकी औकात दिखा दी थी। सोफिया को चुप देखकर अवंतिका चिल्लाते हुए कहती है, स्पीक अप डैम इट, तुम्हें नहीं पता? छोड़ो, मैं ही तुम्हें अपनी औकात बता देती हूँ। अवंतिका किसी को फोन करती है, 5 मिनट के अंदर मेरी आईडी मीडिया में लिख कर दो। दूसरी तरफ से, अचानक क्या हो गया मैम? अवंतिका, क्यों, क्या, कैसे? ये पूछने की आप सैलरी नहीं लेते, आपसे जितना कहा गया उतना करिए। 5 मिनट बाद अवंतिका के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। थोड़ी देर स्क्रीन पर कुछ करने के बाद अवंतिका अपना फोन सोफिया के सामने कर देती है। फेमस बिजनेस टाइकून विराट सिंघानिया और मालिनी सिंघानिया की बेटी अवंतिका सिंघानिया, जिन्हें आज तक मीडिया ने नहीं देखा, आज उनकी तस्वीरें सामने आई है। इनके बारे में बात करें तो ये कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई है। बेहद कम उम्र में इन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल की है, जहां बड़े से बड़ा भी नहीं पहुंच सकता। पलाश की फैशन वर्ल्ड की मालकिन, जो फिलहाल अपनी कंपनी की सीईओ पोस्ट को संभाल रही है, इन्हें कुछ महीने पहले बेस्ट यंगेस्ट बिजनेस वुमन अवार्ड मिला है। अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़कर 4 साल पहले इन्होंने खुद की कंपनी खोली, जिसे उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आलम यह है कि कोई भी पलाश को टक्कर नहीं दे सकता। 3 महीने पहले पलाश दी फैशन वर्ल्ड और सूर्यवंशी फैशन हब का टाई अप हुआ है। अवंतिका सिंघानिया सूर्यवंशी फैशन हब के सीईओ मिस्टर अद्विक सूर्यवंशी की वाइफ है। रिपोर्टर अवंतिका के बारे में बता रही थी और एक और अवंतिका सोफिया को देख रही थी, जैसे देखकर सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि अवंतिका ऋषिकेश से इतनी कामयाब है, इस बारे में सोफिया को कुछ नहीं पता था। अवंतिका, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ। जितना तुम 1 साल में खर्चा करती हो ना, उतना मैं 1 महीने में चैरिटी में दान देती हूँ। अब तुम चुपचाप अपने मुंह से अपने किए हुए सारे गुनाह बक दो। इंस्पेक्टर विजय भी अपने ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर आ चुके थे, जिसे देखकर सोफिया के पसीने छूटने लगे। वो बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। अपने फोन में बार-बार वो एक नंबर डायल कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोफिया खुद को संभाल के अवंतिका को घूरते हुए कहती है, सोफिया बेशर्मी से हंसते हुए बोलती है, तुम चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर। और रही बात अपने गुनाह कबूल करने की, तो वो मैं करने से रही। कानून भी सबूत मांगता है, और जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले कैसे करोगी? अवंतिका दांत पीसते हुए कहती है, अवंतिका सिंघानिया अपना कानून खुद बनाती है। यहाँ सबूत भी मैं ही, गवाही भी मेरी होगी, एंड माइंड इट, सजा भी मैं ही दूंगी। अगर तुम्हें शांति से अपने गुनाह कबूले नहीं ना, तो मां कसम पूरी की पूरी मैगजीन तेरे भेजे में खाली कर दूंगी। अपनी जींस की पॉकेट से गन निकालकर सोफिया के माथे पर पॉइंट करते हुए अवंतिका कहती है। सोफिया बेशर्म की तरह वैसे ही खड़ी थी। सोफिया को चुप देखकर अवंतिका का गुस्सा हर बीते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से में अवंतिका ने सोफिया को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अभी भी सोफिया एक भी शब्द नहीं बोल रही थी। अवंतिका गुस्से में सोफिया के चेहरे पर थप्पड़ की बरसात करने लगी। बड़ी बेरहमी से अवंतिका से थप्पड़ मारे जा रही थी। सोफिया के लिप्स दोनों साइड से कट चुके थे, जहां से खून आने लगा। सोफिया के सिर से भी खून आ रहा था। थप्पड़ की वजह से सोफिया के दोनों गाल लाल हो गए, लेकिन अवंतिका बिना रुके उसे मारे ही जा रही थी। सोफिया की सांसें उखड़ने लगी। जान जाने के डर से किसी लट्टू तोते की तरह उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिसे अवंतिका ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोफिया को पुलिस के हवाले करते हुए उसने कहा, अगर इस बार भागी ना तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर विजय, डोंट वरी मैम, आप निश्चिंत रहिए, इस बार सोफिया को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस सोफिया को लेकर जा चुकी थी और अवंतिका अद्विक के गले लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। सोफिया का अद्विक को किस करना याद आते ही अवंतिका ने अद्विक को खुद से अलग किया और बिना कुछ कहे वो भी घर से बाहर निकल गई। अद्विक, इसे क्या हुआ? ये इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है? कुछ याद आते ही अद्विक कहता है कि लड़की सोफिया जाते हुए भी एक सियापा करके चली गई। अद्विक भी अवंतिका के पीछे चला जाता है। बाहर आकर देखता है तो अवंतिका गाड़ी में बैठ चुकी थी। अद्विक भी गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर और बैक सीट के बीच का पर्दा गिरा देता है। अवंतिका एक नजर अद्विक को देखकर अपना मुंह फेर लेती है। अद्विक अवंतिका को अपनी तरफ खींचकर उसे कहता है, सॉरी जान। अद्विक की बात बीच में काटती अवंतिका कहती है, आपने उसे किस किया? मैंने नहीं, उसने किया। मैं तो। अवंतिका फिर से अद्विक की बात को बीच में काटते हुए कहती है, बात तो एक ही है ना, आपने किया या उसने किया? किस तो हुआ ना। सॉरी कहकर अद्विक ने अवंतिका के माथे को चूम लिया। तुम जानती हो ना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ इतना प्यार मैं किसी को नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। पर उसने, अवंतिका भी कह रही थी, अद्विक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बेतरतीब उसे किस करने लगा। अद्विक के ऐसे एक्शन से अवंतिका हैरान रह गई और फिर थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे में खो गए। अद्विक के हाथ अवंतिका की ड्रेस के बैक से को खोलने में लगे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। अद्विक इससे आगे बढ़ता उससे पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अद्विक अवंतिका के कान में कहता है, यहाँ पर उधार रहा। अवंतिका के गाल सुर्ख लाल हो चुकी थी। वो बिना कुछ कहे कार से उतर के घर के अंदर चली गई। अद्विक भी अपने बालों में हाथ फिराता हुआ घर के अंदर चला गया। सूर्यवंशी निवास एट नाइट। अद्विक फ्रॉम सी। अवंतिका बालकनी में खड़ी होकर सिया से बात कर रही थी। सिया, तुम मयंक के फोन से सोफिया का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटा दो। ठीक है, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान मयंक डिसाइड करेगा। जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि मयंक को ये पता चलेगा कि सोफिया जेल जा चुकी है तो वो सोफिया से मिलने जरूर जाएगा, क्योंकि उसने अपने काले धंधों के बारे में सोफिया को बता दिया था। मयंक आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है। बात करते ही जैसे अवंतिका पीछे पलटने को होती है तो अद्विक उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कहता है, जान, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? यही कि क्या यही? मैं यही सोच रहा था कि उस वक्त हमारा कुछ काम अधूरा रह गया था, क्यों ना उसे पूरा कर लें। अवंतिका अद्विक की पकड़ से छूटते हुए कहती है, आप बिना अद्विक आप कभी नहीं सुधर सकते। मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी, लेकिन आपको तो अपने रोमांस की पड़ी है। अद्विक नाटक के अंदाज में कहता है, अभी तो हमारे बिगड़ने की उम्र है और आप अभी से सुधारने की बातें कर रही हैं। और रही बात रोमांस की, तो रोमांस करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसमें मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। अद्विक अवंतिका का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके कान के पास अपने होठ रख के धीरे से कहता है, कहना है? अवंतिका मुस्कुराते हुए अद्विक के गले लग जाती है, जैसे अद्विक अवंतिका की मौन सहमति समझ के उसे कस के अपने गले लगा लेता है। अद्विक अवंतिका को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। उसे बेड पर लेटाकर अद्विक उसके पास चले जाता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों की उंगलियां आपस में उलझ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बेतरतीब किस कर रहे थे। अवंतिका से अलग हो गया अद्विक एक ब्लैंकेट लेकर अवंतिका और खुद को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने प्यार के पलों में खो जाते हैं। रात के न जाने किस समय दोनों थक कर ऐसे एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। आफ्टर 2 डेज, इन 2 दिनों में मयंक सोफिया को हजारों बार कॉल कर चुका था, लेकिन हर बार सोफिया का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब मयंक को सोफिया पर गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में अपने आदमियों के साथ सोफिया के घर की तरफ निकल गया। सोफिया's हाउस। जब मयंक सोफिया के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर मयंक परेशान हो जाता है। ये कहां चली गई? तभी मयंक के एक आदमी की नजर दरवाजे की कुंडी पर फंसाई गई एक कागज पर पड़ती है। वो आदमी उस कागज को लेकर मयंक के पास जाता है। साहब, ये कागज कुंडी पर फंसाई गई थी। मयंक उसके हाथ से कागज ले लेता है और उसे खोलकर देखता है
बगीरा, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। बहुत जल्द तुझे तेरी काली साम्राज्य के साथ बर्बाद कर दूंगी। तेरी बर्बादी की पहली सीढ़ी मैंने पार कर ली। जब तक तुझे सोफिया के बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शायद तू सोच रहा होगा कि सोफिया कहाँ गई, तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। सोच, अगर सोफिया ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा तेरे सारे काले धंधे के बारे में। वो जानती है, अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो। लेटर पढ़कर मयंक के पसीने छूट जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सोफिया उसके बारे में पुलिस को कुछ बोल न दे। वो जल्द से जल्द सोफिया से मिलना चाहता था। सूर्यवंशी निवास, अद्विक श्रम सीन। अद्विक और अवंतिका अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, तभी अवंतिका के फोन पर प्रवीण का कॉल आता है। हेलो, मैं मयंक आया था आज और उसने वो लेटर भी पढ़ा जो आपने लिखा था। गुड, तुम उस पर नजर रखो। क्या कहा प्रवीण ने? मयंक सोफिया के घर गया और उसने वो लेटर भी पढ़ा जो हमने वहाँ छोड़ा था। इसका मतलब अब मैं जल्द से जल्द सोफिया से मिलना चाहेगा। अगर सोफिया ने हमारा नाम ले लिया तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। अपना फोन उठा दिया अवंतिका और इंस्पेक्टर विजय को कॉल कर दिया। हेलो इंस्पेक्टर विजय, कल मयंक सोफिया से मिलने जाने वाला है। थोड़ी देर इंस्पेक्टर से बात करके अवंतिका फोन रख देती है। जब अवंतिका की नजर अद्विक पर पड़ती है तो वो देखती है कि अद्विक मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बस अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा हूँ। वो क्यों भला? मुझे भगवान ने इतनी अच्छी वाइफ जो दी है, जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसकी खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी तेज है, जस्ट लाइक ब्यूटी विद ब्रेन। सूर्यवंशी निवास, अद्विक श्रम सीन। क्या तुम्हें लगता है ये प्लान वर्क करेगा? आई मीन, क्या वो मान जाएगी और जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगी? वो मानेगी भी और जैसा हम चाहते हैं वो भी करेगी। अदर साइड, देशमुख हाउस, मयंक श्रम सीन। मुझे जल्द से जल्द सोफिया से मिलना होगा। पता नहीं उस बेवकूफ लड़की ने पुलिस से क्या क्या कहा। कहीं उसने मेरे बारे में नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्लान पर पानी फिरने नहीं दे सकता। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। नेक्स्ट डे इन पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर विजय अपने केबिन में बैठे हुए थे। तभी मयंक अपने कुछ गार्ड के साथ वहां आता है। मयंक को वहां देखकर इंस्पेक्टर विजय कुछ खास रिएक्ट नहीं करते, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मयंक आने वाला है। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए मिस्टर देशमुख? मैं यहाँ सोफिया से मिलने आया हूँ। बिना लाग लपेट के मयंक ने अपने पुलिस स्टेशन आने की वजह बता दी। इंस्पेक्टर गंभीर स्वर, मैं जान सकता हूँ कि आप सोफिया को कैसे जानते हैं और उससे मिलना क्यों चाहते हैं? मैं और सोफिया फ्रेंड्स हैं और जैसे मुझे पता चला कि सोफिया को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है तो मैं तुरंत यहाँ आया उससे मिलने के लिए। देखिए मिस्टर देशमुख, आपकी फ्रेंड सोफिया ने दो खून किए, इसलिए हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। एंड सॉरी टू से, हम आपको उनसे मिलने नहीं दे सकते। मैं थोड़े गुस्से में, देखिए इंस्पेक्टर, सोफिया मेरी दोस्त है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर विजय, सोफिया आपकी दोस्त हो, बहन हो, बीवी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिस्टर देशमुख, ये कोई गार्डन नहीं जो आप मुंह उठाकर चले आए। मैं गुस्से में कहता है, तू जानता नहीं इंस्पेक्टर, तू किसके सामने बोल रहा है? बगीरा को बिल्कुल नहीं पसंद उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे। बगीरा? गैरकानूनी धंधे का बेताज बादशाह? बिल्कुल सही पहचाना तुमने इंस्पेक्टर। क्या अभी तू मुझे सोफिया से मिलने से रोकेगा? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको रोक सकूं साहब। अब जाइए सोफिया से मिल लीजिए। इंस्पेक्टर विजय अपने खबरदार को बुलाकर मयंक को वहां ले जाने को कहते हैं जहां सोफिया को रखा गया था। मयंक के जाने के बाद इंस्पेक्टर विजय अपनी सोच में गुम हो जाते हैं। फ्लैशबैक, यस्टरडे, जब अवंतिका को प्रवीण से पता चलता है कि मयंक को सोफिया के जेल जाने के बारे में पता चल चुका है, तब अवंतिका इंस्पेक्टर विजय को कॉल करती है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर सूर्यवंशी, कहीं कैसे याद किया हमें? मयंक को पता चल चुका है कि सोफिया पुलिस की हिरासत में है और उसे इस बात का डर जरूर होगा कहीं सोफिया उसके बारे में पुलिस को कुछ बता तो नहीं रही है, और यही जानने के लिए वो कल पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। और मुझे मयंक को सोफिया से मिलने नहीं देना है, यही ना? जी नहीं, आपको मयंक को सोफिया से मिलने देना है, लेकिन क्या? सोफिया से मिलने से पहले आप मयंक को उकसाएंगे जिससे वो अपनी असली पहचान आपको बता दे, और उसकी असली पहचान जान के हम लोग उसको अरेस्ट कर लें, यही ना? नहीं इंस्पेक्टर, हमें बस मयंक की बातें रिकॉर्ड करनी है। जब वो अपनी असली पहचान बता रहा होगा आगे चलकर हमें ये रिकॉर्डिंग काम आएगी। अगर सोफिया ने मयंक को बता दिया कि उसने मयंक के सारे कारनामे के बारे में हमें बता दिया है तब क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस मेरी बात सोफिया से करवा दीजिए। उसके बाद सोफिया वही करेगी जो मैं उससे कहूंगी। अदर साइड, मयंक और सोफिया आमने सामने थे। ये सब कैसे हो गया सोफिया? पुलिस को जॉन और जैस्मिन की बात का राज पता चल चुका था और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि मैंने पागल होने का दिखावा किया था, लेकिन उन्हें ये सब पता कैसे चला? किसी मिस्ट्री गर्ल ने बताया। होगी तुम्हारी कोई दुश्मन? ये मिस्ट्री गर्ल अवंतिका ही है। वो मयंक से अपनी पहचान छुपाकर हर बार मयंक के गैर कानूनी काम को सफल नहीं होने देती थी। क्या तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ? मयंक ने अपनी बात आधी ही छोड़ दी। सोफिया उसकी बात का मतलब समझकर कहती है, चिंता मत करो, मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? फिलहाल तो तुम अभी अपने प्लान पर ध्यान दो, अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाओ और अवंतिका को हासिल कर लो। जैसे ही अवंतिका तुम्हारी होती है तुम मेरी बेल कराओगे, क्योंकि मुझे अद्विक चाहिए। मयंक, बेल की चिंता तुम मत करो, और रही बात अवंतिका की, तो वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। सोफिया की बात सुनकर मयंक को तसल्ली हो गई थी कि सोफिया ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता भी दिया होता तो भी मयंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इंस्पेक्टर विजय से पहले जितने भी ऑफिसर थे सबको मयंक ने अपने पैसों के दम पर खरीद लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर विजय एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे पुलिस अफसर थे जिन्हें पैसों के दम पर खरीदना नामुमकिन है, इसलिए मयंक थोड़ा डरा हुआ था। सोफिया से बात करके मयंक अपने घर चला जाता है और वहीं सोफिया अपनी सोच में गुम हो जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश थी। फ्लैशबैक, यस्टरडे नाइट, इंस्पेक्टर विजय अपना फोन सोफिया को देते हैं जिसमें अभी भी अवंतिका लाइन पर थी। मिस्टर सूर्यवंशी, तुमसे बात करना चाहती हैं सोफिया। सोफिया दर्द भरी आवाज में, हेलो। चिपकू छिपकली की इतनी पिटाई हुई थी कि बेचारी के जबड़े अभी तक दुख रहे हैं बात करने में। अवंतिका, कल मयंक आएगा तुमसे मिलने। सोफिया, मैं मयंक को सब सच बता दूंगी। मैं बता दूंगी उसको कि जिस मिस्ट्री गर्ल की खोज वो इतने दिनों से कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अवंतिका, यू नो व्हाट, पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम निहायती बेवकूफ लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मेरी हिम्मत कितनी है ये तो तुम देख ही चुकी हो ना। फिलहाल तो मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए फोन किया है। मतलब? तुम्हें अद्विक चाहिए ना? हाँ, जैसे तुम्हें अद्विक चाहिए वैसे मुझे बगीरा की बर्बादी चाहिए। अद्विक को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्मार्ट तो तुम हो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि मयंक को यकीन दिला दो कि तुमने पुलिस को उसके गैर कानूनी कामों के बारे में कुछ नहीं बताया, और उसके बाद अद्विक तुम्हारी हो जाएंगे। ठीक है। अरे ये क्या हो गया? क्या सच में अवंतिका अद्विक को सोफिया के हवाले कर देगी? आगे सुनिए। इन पुलिस स्टेशन, सोफिया की सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी क्योंकि उसके हिसाब से अद्विक उसका होने वाला था। पुलिस के द्वारा दोबारा पकड़े जाने पर सोफिया के दिमाग से अद्विक को पाने की आस खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में अद्विक के लिए पागलपन और जिद खत्म नहीं हुई थी। और इसी बात का फायदा उठाकर अवंतिका ने सोफिया को अद्विक का लालच दिया और मयंक से झूठ बोलने के लिए मना लिया। एक लेडी कांस्टेबल बहुत देर से सोफिया को अजीब नजरों से घूर रही थी। लेडी कांस्टेबल, ओ महारानी, ऐसी क्या बात हो गई जो अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? लेडी कांस्टेबल की आवाज सुनकर सोफिया की तंद्रा टूटती और वो लेडी कांस्टेबल की तरफ देखती है। लेडी कांस्टेबल ममता सोफिया को अपनी तरफ देखता पाकर उससे फिर पूछती है, बावरी हो गई हो क्या? पहले अकेले में मुस्कुरा रही थी और अब हमें घूर रही हो? सोफिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, हमारी शादी को 15 साल हो गए और हमारे तो बच्चे भी हैं, पर तुम काहे पूछ रही हो ये सब? क्या तुम अपने पति को किसी और औरत को सौंप सकती हो? अरे मूर्ख स्त्री, कोई भी औरत कभी भी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट नहीं सकती। क्या तुम जानी मानी बिजनेसवुमन एएस उर्फ अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी को जानती हो? उसको कौन नहीं जानता? यही वो मूर्ख स्त्री है जो मुझे एक झूठ बोलने के बदले अपना पति दे रही है।
क्या मतलब? अभी जो लड़का आया था ना, उससे मुझे झूठ बोलना था कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया। ममता जो सोफिया की बातें बड़ी इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, वो फिर से पूछती है, और तुम्हें झूठ क्यों बोलना था? बताती हूँ। फिर सोफिया ममता को अपने और अद्विक के रिश्ते के बारे में बताती, अद्विक अवंतिका की मजबूरी की शादी के बारे में, फिर कैसे अवंतिका ने सबके सामने सोफिया का सच लाया, जॉन और जैस्मिन को मार के खुद को पागल साबित करके पुलिस स्टेशन से भागने से लेकर मयंक से मिलना और उसके साथ मिलकर अद्विक और अवंतिका को अलग करने की प्लानिंग करना, फिर अवंतिका का पुलिस के साथ दोबारा आना, सब कुछ बताती है सोफिया। जब पुलिस मुझे ले जा रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं चाहकर भी अद्विक को नहीं पा सकती, तो फिर मैं मयंक को कैसे जीतने दे सकती हूँ, उसे कैसे अवंतिका को हासिल करने दे सकती हूँ। इसलिए मैंने पुलिस को मयंक के गैरकानूनी कामों के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन कल रात को इंस्पेक्टर विजय अपना फोन लेकर आए मेरे पास और कहा कि अवंतिका मुझसे बात करना चाहती है। क्या कहा था अवंतिका मैडम ने? उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मयंक को झूठ बोल दूं कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया तो वो मुझे अद्विक को दे देगी। ममता सोफिया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन फिर भी वो हंसी जा रही थी। सोफिया गुस्से से, हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ जोक मारा है क्या? तुम्हारी बातें जोक से कम भी नहीं थी। सोफिया, क्या कहना चाहती हो तुम? ममता, लालच बुरी बला है। इतना कहने के साथ ही ममता हंसते हुए वहां से चली जाती है। सोफिया अभी भी हैरानी के भाव से उसकी तरफ देख रही थी जहां से ममता अभी गई थी। सूर्यवंशी निवास। सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और कुकी बीच में खड़ी थी। कुकी ने ही सबको हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा था। अद्विक, अब बोल भी तो गुड़िया, क्या बोलना चाहती हो? देखो सब आ गए हैं। कुकी, नहीं चाचू, अभी सब नहीं आए हैं। रोहन, सब आ गए हैं बच्चा। कुकी अपनी कमर पर हाथ रखकर रोहन को घूरते हुए कहती है, ओहो आप चुप बैठो ना, कितना बोलते हो, अभी मेरी गुलाबो नहीं आई है, वो आएगी तो ही मैं बताऊंगी कि मैंने सबको क्यों बुलाया है। अवंतिका, मैं आ गई हूँ बच्चा, अब बताओ आपने सबको यहाँ आने को क्यों कहा? कुकी अवंतिका का हाथ पकड़ के उसे अद्विक के बगल में बैठा आती है। पवन, अब बताओ बेटा। पापा, मैंने ना मोबाइल से गाना याद किया है। पूनम, जल्दी सुनाओ ना कुकी। कुकी मुस्कुराते हुए अपने बड़े दादू रघुनाथ जी और दादी माँ सुभाषिनी जी को देखते हैं। वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। वो बच्चे दुनिया में खुशनसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। मुझे माफ करना ओ साई राम, मुझे माफ करना ओ साई राम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, मुझे माफ करना ओ साई राम, मुझे माफ करना ओ साई राम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। कुकी, मेरे स्कूल में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है पर मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, इसलिए बड़े दादू और बड़ी दादी ने मुझे गाना याद करा दिया। आप सबको मेरा गाना कैसा लगा? सबको कुकी का गाना बहुत पसंद आता है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। अद्विक कुछ सोच रहा था, कुछ सोचते हुए उसने अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका ने भी उसी वक्त अपनी नजरें उठाकर अद्विक की तरफ देखा जो पहले से ही उसे देख रहा था। अद्विक बड़ी शिद्दत से अवंतिका की आंखों में झांक रहा था। अवंतिका अद्विक की नजरों की तपिश सहन नहीं कर पाती और अपनी पलकें झुका लेती है। अवंतिका की झुकी पलकें और सौम्य मुस्कान देखकर अद्विक के लब खिंच जाते हैं। अद्विक रूम सीन। अवंतिका काउच पर सर टिकाए आंखें बंद करके बैठी थी। तभी अद्विक रूम में आता है। अद्विक अवंतिका के बगल में ही बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ रख के कहता है, क्या सोच रही हो? अवंतिका अपनी आंखें खोलकर अद्विक की तरफ देखती है, फिर उसके कंधे पर सिर टिका के कहती है, कल सोफिया से मिलने जाना है, खुद को उसके तमाशे को झेलने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कल की चिंता में अपना आज क्यों खराब करना? अद्विक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, वैसे तुम्हारे पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे? जान, तुम्हारे पास बहुत ही हैंडसम पति है जिसके बारे में तुम दिन रात सोच सकती हो। उसकी बातें सुनकर अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसको हंसते देख अद्विक को सुकून मिलता है। वो तुरंत ही अवंतिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। अवंतिका हैरानी से अद्विक को देख रही थी जो आंखें बंद किए उसे चूमे जा रहा था और फिर अवंतिका भी उसके प्यार में खो जाती है। अवंतिका अद्विक की बाहों में पिघलने लगती है। सूर्यवंशी निवास। अद्विक स्ट्रोम सीन। अवंतिका अद्विक की बाहों में ही सोच रही थी लेकिन अद्विक की आंखों से नींद गायब थी। अद्विक अपनी सोच में गुम था। कल उन्हें सोफिया से मिलने जाना था। उसे डर था कि कहीं सोफिया अपनी लिमिट क्रॉस न कर दे जिसकी वजह से अवंतिका हर्ट हो। देशमुख हाउस। मयंक स्ट्रोम सीन। सोफिया से बात कर लेने के बाद मयंक तसल्ली में था। इस वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था जो उसने और सोफिया ने मिलकर बनाया था। मयंक अपने मन में, बस कुछ दिन और बेबी डॉल, उसके बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। पहले मुझे इस बात की टेंशन थी कि कहीं सोफिया ने अपना मुंह ना खोल दिया हो, लेकिन अब वो टेंशन नहीं रही। अब मैं आराम से अपने प्लान पे वर्क कर सकता हूँ। इस बार तुमको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। और वो सूर्यवंशी, मेरी जान और मेरी अवनी कहता रहता है, वो खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। सूर्यवंशी निवास। अवंतिका और अद्विक जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। अद्विका रूम सीन। अद्विका खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी ही सोच में गुम थी। जब अद्विका ने पहली बार शिवांश को देखा था तो उसे देखते ही अद्विका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब शिवांश की पर्सनालिटी थी ऐसी कि कोई एक बार उसे देखे तो उस पर फ्लैट हो जाए। धीरे धीरे करके अद्विका शिवांश की तरफ अपना झुकाव महसूस कर रही थी। वो शिवांश की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन हर बार रॉकी का दिया धोखा याद आने से वो शिवांश को इग्नोर करने लगी। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो फिर से शिवांश के बारे में सोचने लगती है। जिस दिन रूहान ने शिवांश का पहला प्यार अदिति के बारे में बताया था उस दिन अद्विका को खुद के अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। उसी दिन सही मायनों में अद्विका को अपनी फीलिंग समझ में आ गई थी, लेकिन वो चाहकर भी शिवांश को अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी क्योंकि रूहान ने कहा था कि शिवाय अभी भी सिर्फ अदिति से प्यार करता है। इसलिए अब अद्विका हर संभव कोशिश करती शिवांश के सामने ना जाए और जाए भी तो उसे इग्नोर कर दे। इन पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर विजय केबिन। इंस्पेक्टर, मानना पड़ेगा मिसेस सूर्यवंशी आपके दिमाग को। मैं तो फिर से यही कहता हूँ कि आप बिजनेस में कहाँ चली गई, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। अद्विक, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर। अवंतिका दोनों को घूर रही थी पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों ही अपनी बातों में लगे हुए थे। अवंतिका जोर से बोलती है, बस करो आप दोनों, बेकार की पंचायत लेकर बैठे हैं। और अद्विक, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लें। बिल्कुल आज्ञा है। अद्विक और अवंतिका इंस्पेक्टर विजय के साथ सोफिया से मिलने चले जाते हैं। उन तीनों को आता देख सोफिया से कहती है, आओ अवंतिका आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। इनफैक्ट मैं तो कल से ही तुम्हें याद कर रही थी, तुमने याद किया और मैं आ गई। सोफिया एक नजर अद्विक को देखकर कहती है, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी अमानत भी आज मुझे दे दोगी। कैसी अमानत और कौन सी अमानत? इतनी जल्दी भूल गई? क्या भूल गई मैं? तो मुझे याद दिला दो। तुमने मुझे कहा था ना अगर मैं मयंक से झूठ बोलूं कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया तो तुम मुझे अद्विक दे दोगी। तौबा तौबा सोफिया, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या फिर जेल में आने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोफिया गुस्से में, कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो सच है। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें अद्विक को दे दूंगी? तुम्हें अद्विक को मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे ऐसा कहा था। अवंतिका किलर स्माइल के साथ, क्या तुम इस बात को साबित कर सकती हो कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? सोफिया गुस्से में बोलते हुए कहती है, अद्विक को तो मैं पाकर ही रहूंगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, छीन लूंगी मैं उसे तुमसे। अवंतिका गुस्से में चिल्लाते हुए, ना तो अद्विक कोई खिलौना और ना ही मेरा प्यार कोई मजाक जो तुम अद्विक को मुझसे छीन लोगी। जिस तरह से तुम अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हो ना, उसी तरह मैंने भी अपने फायदे के लिए तुम्हारा तुम्हारे लालच का इस्तेमाल किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बैठा लो, अद्विक सिर्फ मेरे हैं, ही इज ओनली माइन, अंडरस्टैंड? अद्विक, अवंतिका, इंस्पेक्टर विजय वहां से चले जाते हैं। सोफिया अभी भी उसी तरफ देख रही थी जहां से वो गए थे। अब उसे ममता की बात का मतलब पता चला, लालच बुरी बला है।
तरह हंसी खुशी बीत जाते हैं। मयंक अभी शांत था। अद्विक और अवंतिका की पहली नजर मयंक पर बनी हुई थी। उस दिन के बाद मयंक ने कभी सोफिया से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। अभी मयंक का पूरा ध्यान अपने काम पर था। इस बीच अवंतिका की तबीयत खराब रहने लगी, उसे कमजोरी होने लगती थी। वन डे सूर्यवंशी निवास, डाइनिंग रूम सीन। अवंतिका और पूनम सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। जब अवंतिका अद्विक के पास सर्व करने आई तो उसको चक्कर आने लगे और वो वहां गिर गई। अद्विक, अवंतिका। अद्विक अवंतिका को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। घर के सभी लोग हॉल में परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। पूनम गायनेकोलॉजिस्ट है, अवंतिका का चेकअप कर रही थी। अवंतिका का चेकअप करने के बाद पूनम नीचे आती है और अद्विक से कहती है, कमर कस लीजिए अद्विक, आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। क्या हुआ भाभी, अवंतिका ठीक तो है? अवंतिका बिल्कुल ठीक है और वो मां बनने वाली है। पूनम की बात सुनकर सबके बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अद्विक पूनम की बात पर ध्यान दिए बिना कहता है, हमेशा कहता हूं इस लड़की से अपना ख्याल रखे, लेकिन इसे तो सिर्फ काम काम और काम करना होता है। आप पापा बनने वाले हैं अद्विक? पूनम की बात सुनकर अद्विक हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ कहता है, मैं पापा बनने वाला हूं? पूनम हाँ में सिर हिलाती है तो अद्विक उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। सब अद्विक को बधाई देते हैं। अद्विक दौड़ के अपने कमरे में चला जाता है। अद्विक फ्रॉम सीन। अवंतिका बेड से टिककर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट थी। आज उसके चेहरे का नूर ही अलग था। शादी मां बनने की खुशी की वजह से आज उसका चेहरा चमक रहा था। अद्विक बिना समय गवाए अवंतिका को गले से लगा लेता है। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे। आई लव यू अवंतिका। तुम्हारी मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ जन्नत हो गई है। तुम्हारी वजह से आज मैं इतना खुश हूं। आई लव यू टू। अद्विक अवंतिका से अलग होकर उसकी माथे को चूम लेता है। इस एहसास के साथ अवंतिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अद्विक अवंतिका की बंद पलकों को चूम लेता है। वो अवंतिका की शर्म से लाल हो रहे रुखसार को भी चूम लेता है। फिर वो हल्के से अवंतिका की होठों को चूमकर उसे अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद अद्विक और अवंतिका नीचे आते हैं। सब उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन कोई था जो अपनी लाल आंखों से अद्विक को घूर रहा था, जिसमें गुस्सा, नफरत, जलन और घृणा साफ देखी जा सकती थी। वो आदमी बिना कुछ बोले सूर्यवंशी निवास से चला जाता है। क्या बता सकते हैं ये वो आदमी कौन हो सकता है? आगे सुनिए। अद्विक रूम सीन। अवंतिका बालकनी की रेलिंग पकड़ी हुई थी और अद्विक उसे पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। अवंतिका कहती है, कितना सुकून है ना यहाँ। आज फाइनली हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, सिर्फ खुशियां और कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस सुकून ही सुकून है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो मेरी वजह से ही आई थी ना। मेरा वो मतलब नहीं था, जानता हूँ, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि सोफिया मेरी वजह से हमारी लाइफ में आई और इतनी सारी परेशानी हुई हमारी लाइफ में। वो सब छोड़िए ना, बेकार में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, तो पुरानी बात छोड़िए और अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। हाँ वैसे तुम्हें पता है मैंने हमारे होने वाले बेबी के नाम भी सोच लिए हैं। और वो क्या? अगर बेबी गर्ल हुई तो हम उसका नाम अविका रखेंगे और अगर बेबी बॉय हुआ तो हम उसका नाम अथर्व रखेंगे। ब्यूटीफुल। अदर साइड देशमुख हाउस। मयंक रूम सीन। कमरे का हाल खराब हो चुका था। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। मयंक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो मैं सिर्फ अपना बनाना चाहता था तुम्हें, लेकिन अब मैं उस अद्विक को मार के तुम्हें अपना बनाऊंगा। मेरी खुशियां छीनकर तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा होने वाला बच्चा। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर अद्विक सूर्यवंशी। तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू होती है। मयंक अवंतिका की तस्वीर के सामने जाकर कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बेबी डॉल। मुझे छोड़कर उस अद्विक के साथ तुम मेरी बात कैसे भूल गई कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मयंक देशमुख की। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और इसका हिसाब मैं लेकर रहूंगा तुमसे। तुम चिंता मत करो जान, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। अब तुम अपनी इच्छा से आओ या जबरदस्ती करने से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरी अपने अंत समय में आ चुकी है, बस और कुछ पार्ट्स आने वाले हैं बदले के, तो आगे सुनिए। अद्विक और अवंतिका अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। सोफिया का चैप्टर उनकी जिंदगी से खत्म हो चुका था और सोफिया नाम की बला उनकी जिंदगी से जा चुकी थी। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अवंतिका रघुनाथ जी से रिया रोहन की शादी की बात कर चुकी थी। रघुनाथ जी और पूरे सूर्यवंशी परिवार को भी रिया पसंद थी, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने रिया रोहन की सगाई की डेट फिक्स कर दी। अद्विका शिवांश को इग्नोर कर रही थी। वो हर संभव कोशिश करती थी कि वो शिवांश के सामने ना जाए। अद्विका ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था। वो एक सफल लॉयर बनना चाहती थी। पहले शिवांश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे भी अद्विका की इग्नोरेंस खटक रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों अद्विका उसे इग्नोर कर रही है। रोहन और रिया ने भी अपना ध्यान रोहानिया कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया था। अद्विका और प्रवीण की मदद से अवंतिका ने मयंक के आधे से ज्यादा गैरकानूनी धंधों को बंद करवा दिया था और वो कभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कैसे उसके सारे काम असफल हो रहे हैं। मयंक पहले से ही अद्विक और अवंतिका से खार खाए बैठा था और अब उसका बिजनेस भी सही नहीं चल रहा था। मयंक को भनक लग चुकी थी कि ये सब अद्विक और अवंतिका ही कर रहे हैं, लेकिन मयंक फिर भी चुप था। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। वन डे एट नाइट सूर्यवंशी निवास, अद्विक रूम सीन। अद्विक अवंतिका को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। तभी अवंतिका उठकर बैठ जाती और एक टक अद्विक को देखने लगती। जब अद्विक को एहसास होता है कि अवंतिका उसके पास नहीं है तो वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसकी नजर अवंतिका से जा मिलती जो उसे निहार रही थी। क्या वो जान, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। थोड़ी देर पहले तो तुमने खाना खाया था, इतनी जल्दी भूख लग गई? कहना क्या चाहते हैं आप कि मैं ज्यादा खाती हूँ? आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे आपसे बातें नहीं करनी, सो जाओ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? बोलो क्या खाओगी? जो कहोगी मैं बना दूंगा। सच्ची आप बनाएंगे मेरे लिए? हाँ। अपना पपी फेस बनाते हुए अवंतिका कहती है, मुझे ना व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। अद्विक अवंतिका के होठों को चूम लेता है। तुम यही वेट करो, मैं बनाकर लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे भी आपके साथ जाना है। ठीक है चलो। अद्विक और अवंतिका किचन में चले जाते हैं। अवंतिका किचन की दीवार से टिककर अद्विक को पास्ता बनाते हुए देख रही थी। वहीं अद्विक भी जल्दी से पास्ता बनाकर अवंतिका को देता है। अवंतिका बहुत ही इत्मीनान से अपना पास्ता खत्म कर रही थी, तो वहीं अद्विक प्यार से अवंतिका को निहार रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से अवंतिका को हमेशा कुछ न कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती थी और अद्विक हमेशा अवंतिका की हर डिमांड को पूरा करता था। नेक्स्ट डे सिटी हॉस्पिटल। अद्विक और अवंतिका के रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे, जहां उन्हें पता चलता है कि अवंतिका को ट्विंस होने वाले हैं। अद्विक, डॉक्टर मेरी वाइफ और दोनों बेबी ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? डोंट वरी मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी वाइफ और आपके दोनों बेबी बिल्कुल ठीक है। अद्विक और अवंतिका डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर अवंतिका को एक पानीपुरी वाला दिख जाता है। अद्विक से पानीपुरी खाने की डिमांड करने लगती है अवंतिका। अद्विक और अवंतिका पानीपुरी खाने में बिजी थे, तो वहीं एक आदमी ने अद्विक की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। दरअसल आज मयंक को पता चला था कि अद्विक और अवंतिका हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उसे ये सही मौका लगा अद्विक और अवंतिका को एक साथ खत्म करने का। इसलिए मयंक ने अपने आदमी को बोलकर अद्विक की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दी। अब देखना यह है कि क्या मयंक अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आगे सुनिए। अननोन प्लेस। ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां कुछ लड़कियों को बांध कर रखा गया था। उनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और वहां पर नीले रंग के निशान हो रहे थे। ऐसे ही कुछ निशान उनके चेहरे पर भी थे। उन लड़कियों की नजर एक कमरे पर थी जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। हर बढ़ती आवाज के साथ उन लड़कियों का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी वहां बगीरा मयंक कुछ आदमियों के साथ आता है और कमरे के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आते हैं। एक आदमी, बॉस इन लड़कियों का क्या करना है? आधे घंटे बाद शेख साहब आएंगे, ये लड़कियां उन्हीं को बेचनी है, तो मालिया को बोलकर सबको तैयार करवा दो। दूसरा आदमी, जी भाई। मयंक के कहे मुताबिक कुछ ही समय में एक आदमी आता है जिसके साथ उसके गार्ड भी आ रहे होते हैं। मयंक, आइए शेख साहब। शेख, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मयंक, तुम जल्दी से जल्द माल लेकर आओ। मयंक अपने आदमी को उन सारी लड़कियों को लाने के लिए कहता है। जब आदमी अंदर कमरे में जाता है तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं होती है।
फिर वो आदमी उस कमरे में जाता है जब बच्चों के हाथ पैर काटकर उन्हें अपाहिज बनाकर भीख मंगवाने के लिए रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई बच्चे नहीं थे और जो आदमी वहाँ पहरा दे रहा था वो भी बेहोश पड़ा था। ये सब देखकर वो आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है और जाकर मयंक को सब कुछ बता देता है। उन सब की बात सुनकर मयंक पूरी बिल्डिंग में छानबीन करने लगता है। तभी वहाँ उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जिस पर ए लिखा हुआ था। मयंक कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता उससे पहले उस एरिया में पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। फ्लैशबैक, जब मयंक और उसके आदमी ने उन लड़कियों को तैयार होने के लिए भेज दिया, अवंतिका ने अद्विक और प्रवीण के साथ मिलकर उन लड़कियों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और जब मयंक शेख साहब के साथ बिजी था तब अवंतिका ने उन बच्चों को वहाँ से निकालकर हॉस्पिटल भेज दी। मयंक के पीठ पीछे इतना कुछ हो गया लेकिन मयंक को किसी चीज की भनक तक नहीं लगी। फ्लैशबैक एंड्स। पुलिस वाले वहाँ मौजूद सभी लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं लेकिन मयंक बचकर निकल जाता है। मयंक अपनी सोच से बाहर आता है और अवंतिका और अद्विक की फोटो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मयंक ने उन दोनों की फोटो पर रेड क्रॉस लगा रखे थे। मयंक, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया अवंतिका। बगीरा को अपने काम से बहुत प्यार है और जो उसे नुकसान पहुंचाता है उसे बगीरा मौत के घाट उतार देता है। अब तुम दोनों की बारी है मरने की। तुम दोनों की मौत का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है, बस जल्दी से तुम दोनों की मौत की खबर मिल जाए फिर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। इससे मयंक भी खुश और बगीरा भी। मयंक तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता और बगीरा अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं देख सकता। यहाँ अद्विक और अवंतिका अपना पानी पूरी एंजॉय कर रहे थे। पानी पूरी खाने के बाद अवंतिका ने आइसक्रीम की फरमाइश की और अवंतिका वहाँ से पैदल ही आइसक्रीम पार्लर अद्विक के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद वो लोग आइसक्रीम खाकर अपनी कार में बैठकर चले जाते। आफ्टर सम टाइम सूर्यवंशी निवास। घर के सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। सब अद्विक और अवंतिका का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें अद्विक और अवंतिका आते हुए दिखाई देते। अवंतिका को अद्विक ने अपनी गोद में उठा रखा था और अवंतिका भी अद्विक के गले में बाहें डालकर सो गई थी। उन दोनों को साथ में देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। देशमुख हाउस, मयंक रूम। मयंक ने गुस्से में अपने सारे सामान को इधर उधर फेंक रखा था। मयंक गुस्से से, इस बार भी बच गए लेकिन अगली बार तुम्हें बचने का मौका नहीं दूंगा। हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती अद्विक सूर्यवंशी, तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेगा कोई। इस बार तुम्हारी मौत पक्की और इतनी भयानक मौत तुम्हें दूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। अब मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना है अद्विक सूर्यवंशी। सूर्यवंशी निवास, अद्विक रूम्स। अद्विक अवंतिका को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे अच्छी तरह से लिटाकर उसे कंबल से कवर करके कमरे से बाहर निकलता है। अद्विक को नीचे आता देखकर सब लोग उस पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं, जैसे तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई, डॉक्टर ने क्या कहा, बेबी और अवंतिका ठीक है या नहीं। अद्विक चिल्लाकर कहता है, कोई मुझे कुछ बोलने देगा तब बोलूंगा ना। डॉक्टर ने कहा है अवंतिका और बेबी बिल्कुल ठीक है और हमें ट्विंस होने वाले हैं। और रही बात देर होने की, तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हम कैब बुक करके आ गए, इसमें लेट हो गया। थके होने की वजह से अवंतिका कैब में ही सो गई। सब डिनर करके अपने कमरों में चले जाते हैं। अद्विक अवंतिका को उठाने से मना कर देता है। अद्विक सुनसी। अद्विक बिना पलक झपकाए अवंतिका को देख रहा था जो सुकून से तकिए को गले लगाए सो रही थी। अद्विक, मैं तुम्हें कोई भी आंच नहीं आने दूंगा जान। अगर आज सही वक्त पर प्रवीण का फोन नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, वो भी बिना डोरेमोन के टाइम मशीन के। फ्लैशबैक। अवंतिका के कहने पर अद्विक और अवंतिका पानी पूरी खाने चले जाते हैं। फिर अवंतिका की फरमाइश आइसक्रीम खाने की होती है तो अद्विक और अवंतिका आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। उन दोनों की गैर हाजिरी में मयंक के भेजे आदमी ने अद्विक की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। अद्विक अवंतिका आइसक्रीम खाकर अपनी कार की तरफ जा ही रहे थे तभी अद्विक के फोन पर प्रवीण का मैसेज आया। अद्विक ने जब मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, सर मयंक के भेजे हुए आदमी मोहन ने मयंक तक को खबर पहुंचाई कि आप आज अवंतिका मैम को हॉस्पिटल लेकर गए थे और मयंक ने अपने एक आदमी को भेजकर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिया है। अद्विक ने प्रवीण को मयंक पर नजर रखने के लिए कहा था और आज प्रवीण ने मयंक को किसी से बात करते सुन लिया था और उसे मयंक की चाल के बारे में पता चल गया था। अद्विक ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो अवंतिका के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसने कैब बुक किया और अवंतिका को लेकर चला गया। थके होने की वजह से अवंतिका कैब में ही सो गई। फ्लैशबैक एंड्स। अद्विक, तुमने अपनी हद पार कर दी मयंक, अब लड़ाई आ या पार की होगी। तुम अपनी बर्बादी की गिनती शुरू कर दो और शायद अभी तक तो तुम्हें अपनी बर्बादी का पहला सबूत तो मिल ही गया होगा। और वैसे भी द ग्रेट अद्विक सूर्यवंशी का एक असूल है, मैं अपने दुश्मनों को इतना बर्बाद कर देता हूं कि वो दोबारा कभी मुझसे पंगा लेने की सोचते भी नहीं। नेक्स्ट डे, देशमुख इंडस्ट्री। मयंक केबिन। मयंक इस वक्त बहुत गुस्से में था। रातों रात उसके हाथ से 3 बड़े प्रोजेक्ट सूर्यवंशी फैशन हब के अंदर हो गए थे। अगर साथ में मयंक को अद्विक का एक मैसेज भी मिला था, बाप बाप होता है मयंक, तुझे क्या लगा तू मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर नजर रखता और ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। आगे देखो होता क्या है। वो कहते हैं ना, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सॉरी मेरे सबसे बड़े दुश्मन। मेरी एक बात याद रखना, अवंतिका से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम्हारी वजह से उस पर आंच भी आई ना तो तुम्हारी जान लेने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स मिस्टर मयंक देशमुख, स्टे अवे फ्रॉम अवंतिका, अदरवाइज आई विल किल यू। अद्विक, मयंक जोर से चिल्लाया। देशमुख हाउस। मयंक इस वक्त घर पर नहीं था तभी देशमुख हाउस के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। एक गाड़ी से अद्विक और अवंतिका बाहर निकलते हैं और दूसरी गाड़ी में से प्रवीण और कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं। अद्विक ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और अवंतिका ने भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अद्विक और अवंतिका को देखकर मयंक के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मिस्टर देशमुख, मिस्टर सूर्यवंशी आप यहाँ? अद्विक, आपके बेटे के करतूतों ने हमें यहाँ पर मजबूर कर दिया मिस्टर देशमुख। मिस्टर देशमुख, आप जो भी कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अद्विक मिस्टर देशमुख के आगे कुछ वीडियो क्लिप में करता है और ये वो वीडियो थी जब मयंक सोफिया के साथ मिलकर अद्विक और अवंतिका को अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ वीडियो में मयंक अपने काले धंधे के बारे में पता कर रहा था और कुछ वीडियो में मयंक किसी लड़की को बेचते हुए दिखता है। ये सारी वीडियोस देखकर मिस्टर देशमुख को बहुत बड़ा झटका लगता है और उनका सर शर्म से झुक जाता है। मिस्टर देशमुख हाथ जोड़कर कहते हैं, मिस्टर सूर्यवंशी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप ये वीडियोस पुलिस को मत दीजिएगा, इससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अद्विक एटीट्यूड से, ठीक है नहीं दूंगा ये वीडियोस पुलिस को, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? मिस्टर देशमुख, मैं वादा करता हूँ आपको जो कहेंगे वो देने को तैयार हूँ। अद्विक, वादा करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर देशमुख। मिस्टर देशमुख, अपने बेटे और अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अद्विक, इस वक्त आपकी कंपनी घाटे में चल रही है राइट? मिस्टर देशमुख, जी। अद्विक, मुझे आपकी कंपनी के 75% शेयर्स चाहिए। मिस्टर देशमुख थोड़ा सोचने के बाद अद्विक की शर्त को मान लेते हैं। उसके बाद अद्विक और अवंतिका वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मयंक घर में आता है। मयंक को देखकर मिस्टर देशमुख को बहुत गुस्सा आता है और मयंक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। मयंक, डैड। मिस्टर देशमुख, नालायक, यही दिन दिखाने के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। आज तेरी वजह से इतने सालों की मेरी मेहनत बर्बाद होती बच गई। वो तो भला हो अद्विक का, उसने 25% शेयर हमारे नाम ही रखे हैं, वरना आज पता नहीं हमारे साथ क्या करते। इतना कहने के साथ मिस्टर देशमुख वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मयंक के फोन पर एक मैसेज आता है। जब मैं एक मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें लिखा होता है, आई होप कि तुमने अपनी बर्बादी का दूसरा मंजर भी देख ही लिया होगा। अब थैंक यू मत बोलना, मैं हूँ ही बहुत दिलदार। गेट रेडी फॉर योर थर्ड डोज मिस्टर मयंक देशमुख। मयंक, बस बहुत हुआ, अब तू देख अद्विक मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। क्या आपको आइडिया है कि मयंक आगे क्या करेगा? आगे सुनिए। देशमुख हाउस। मयंक अपने पिता के रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर मिस्टर देशमुख के पैरों के पास बैठकर कहता है, मयंक रोते हुए, डैड जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया पर अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं आज लेकर अवंतिका से माफी भी मांग लूंगा।
जानता हूँ डैड, मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन अब मुझे पछतावा है अपनी गलतियों का। मैं सबसे माफी मांग लूंगा डैड, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपके लिए मुझसे गुस्सा मत रहिए। अपने बेटे को इस कदर रोता देखकर मिस्टर देशमुख का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटे सूर्यवंशी निवास के लिए निकल जाते हैं। सूर्यवंशी निवास, अद्वैत स्टोन सिंह, अवंतिका। आगे क्या करने का सोचा है आपने? मैंने मयंक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके गैर कानूनी काम भी बंद हो गए। बिजनेस में सभी 75% शेयर मेरे हो गए। तो अब मुझे लगता है कि मयंक अभी कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैंने उस पर नजर रखने के लिए प्रवीण को बोल दिया है। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि उनके कमरे में एक नौकर आता है। अवंतिका, क्या हुआ पंकज? पंकज, छोटे बाबा और आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं। अद्वैत, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। पंकज रूम से चला जाता है। अवंतिका, हमसे मिलने के लिए कौन आ सकता है? ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। अद्वैत और अवंतिका जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि मयंक और मिस्टर देशमुख आए थे। मयंक को देखकर अद्वैत और अवंतिका चौंक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मयंक उनसे मिलने के लिए आ सकता है। अद्वैत, अहो भाग्य हमारी कि आप हमारे घर पधारे। वैसे किस वजह से आना हुआ यहाँ? अब मैं समझा कहीं तुम यहाँ अपने 75% शेयर्स लेने तो नहीं आए। देखो मयंक, जिस इरादे से तुम यहाँ आए हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मयंक पछतावे भरे स्वर में, मैं यहाँ शेयर्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ अद्वैत। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की है। तुम दोनों को अलग करना चाहा, अपने खुद के बच्चे को मार दिया। आज तक हजारों लड़कियों का सौदा किया है मैंने, हजारों बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाई है, बहुत से पाप किए हैं मैंने। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी मैं तुम दोनों से माफी मांगने आया हूँ। यहाँ तुम दोनों के पवित्र रिश्ते में दरार डालने की बेवकूफ़ी की, उसके लिए माफी मांगने आया हूँ यहाँ। मुझे माफ कर दो अद्वैत और अवंतिका। जानता हूँ तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सच में तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। सच में अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दो मुझे, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मयंक सच में सुधर गया है या फिर वो कोई नई चाल चलने की फिराक में? आप लोगों को जैसा भी लगता है ना, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे सुनते रहिए। अद्वैत, तुम्हारी बात पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो। मयंक, थैंक्स अ लॉट अद्वैत एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मयंक का मिस्टर देशमुख वहां से चले गए। दिन यूं ही बीतने लगे। मयंक ने उस दिन के बाद से कभी भी अद्वैत और अवंतिका के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो भी अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। इसलिए अद्वैत ने प्रवीण को मयंक पर नजर रखने के लिए मना कर दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रघुनाथ जी के तय किए गए दिन पर रोहान और रिया की सगाई सकुशल हो गई। इसी बीच लव की शादी में सबका ऋषिकेश का ट्रिप भी हो गया। पवन का ट्रांसफर भी मुंबई में हो गया था, इसलिए वो भी अपने परिवार के साथ रहने लगा था। शिवांश को अद्विका का इग्नोरेंस खलने लगा था। वो अद्विका से बात करना चाहता था, लेकिन अद्विका उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। अद्विका के मन में शिवांश के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन शिवांश का सोचकर उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवांश को नहीं बताई। उसके लिए भी शिवांश को इग्नोर करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही कर रही थी। देखते हैं उनकी प्यार की नैया कैसे पार लगती है। ये भी हमारे भरोसे ही बैठे। अब आप लोग ही बताइए ना, अकेले किस किस को संभालूं? आगे सुनिए। अद्विक अवंतिका का बहुत ख्याल रखता था। अवंतिका का 5वां महीना स्टार्ट हो चुका था। उसे बहुत मूड स्विंग्स होते थे। कभी कभी तो वो अद्विक से लड़ पड़ती, लेकिन अद्विक हमेशा उसे प्यार से संभाल लेता। अद्विक अवंतिका की हर फरमाइश पूरी करता था। आफ्टर 3 मंथ्स आज अवंतिका की गोद भराई थी। सुबह से ही अद्विक को बहुत बेचैनी हो रही थी। बेचैन तो अद्विका भी थी, रह रहकर उसकी आंखें नम हो रही थी। वो अपनी बेचैनी का सबब नहीं समझ पा रही थी। अद्विक स्टोन सीन, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ। अवंतिका बिना कुछ कहे अद्विक के गले लग जाती है। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को परसुकून करा रहे थे। अदर साइड एक आदमी, साहब सारी तैयारी हो गई है। साहब, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। साहब कहते ही वो आदमी वहां से चला गया। साहब, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुझे क्या लगा देख सूर्यवंशी, तुम मुझ पर नजर रख पाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतने दिन में बस मैं सही मौके की तलाश कर रहा था और आज वो सही मौका आ चुका है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, आज मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। तैयार हो जाओ अदिक सूर्यवंशी, आज तुम बर्बाद होने वाले हो। इतना कहने के साथ ही वो आदमी जोर से हंसने लगता है। क्या आप लोग जानते हैं कि कौन है? सूर्यवंशी निवास। आज सूर्यवंशी निवास दुल्हनों की तरह सजाया गया था। 8वां महीना लगने की वजह से अवंतिका गोल मटोल सी हो गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। सूर्यवंशी निवास में थोड़ी देर बाद रिया और पूनम अवंतिका को लेकर आते हैं। अवंतिका ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था।